नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों इकोनॉमिक्स के शानदार 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। काफ़ी शानदार क्वेश्चन वहाँ पर आपको करवाए गए हैं, तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और बिहार दरोगा मेंस के प्लेलिस्ट में उपस्थित जितने भी वीडियो हैं सभी को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शानदार 50 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और आप साथ साथ आंसर भी लगाते हुए चलिएगा और अंत में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका सही उत्तर कितना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। मांग, कीमत तंत्र, आय या लागत? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन साथियों ऊपर नीचे है, उसे सुधार लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कीमत तंत्र। एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, आर्थिक क्रियाएं जो हैं मूल तंत्र से संचालित होती है, यानी कीमत तंत्र से संचालित होती है। कीमत तंत्र की अदृश्य शक्ति द्वारा अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण होता है। उत्पादक जो व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्य करते हैं और उत्पादकों को लाभ होगा या नहीं इसका जो सूचक है वो मूल्य को माना जाता है। मूल्यों को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्य किया जाता है। तो कीमत तंत्र जो है इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? बताएं किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। याद रखेंगे आप लोग कि प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों के दोहन करने से संबंध क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं कहलाती है। इनसे प्राप्त होने वाले आय को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की आय के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता है कृषि, पशुपालन, खनन, वन, मत्स्य पालन आदि को शामिल किया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता है उद्योग और विनिर्माण का क्षेत्र आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? बताएं। लाइसेंस जो फेयर प्रणाली होता है उसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत बाजार तंत्र ही सर्वोत्तम आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरकार का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा लाइसेंस फेयर प्रणाली में। एक बात और आपको साथियों याद रखना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ये दोनों बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, लाइसेंस फेयर प्रणाली, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एक मंदी के दौरान क्या होता है? अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। बताएं क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व होता है तथा संयुक्त उद्यम भी हो सकते हैं। विश्व आर्थिक मंदी के परिणाम मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा आई। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
भारत में आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो बीजारोपण है वह 1948 के औद्योगिक नीति से प्रारंभ हुआ और 1956 के औद्योगिक नीति में मूर्त रूप दे दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ माना जाएगा। उत्पादन के प्रमुख जो साधन हैं वो कितने हैं बताएं। उत्पादन के कितने साधन होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो उत्पादन के जो हैं वो 4 साधन हैं। एक है साथियों भूमि, याद रखना है भूमि, एक है श्रम, एक है पूंजी, एक है संगठन, एक है संगठन। उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सभी प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो अर्थशास्त्र में भूमि के तात्पर्य से संबंधित है। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ है भूमि के आंतरिक या बाह्य जो भी उपयोगी पदार्थ हैं उसे हम लोग अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ मानेंगे। भूमि एक दुर्लभ अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं या कौन है बताना है आपको उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन आपको याद रखना है श्रम है और श्रम के द्वारा उपलब्ध साधनों से उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होती है। और उत्पादन के तो 4 कारक आपको ऊपर बताए ही, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। निम्नलिखित में कौन पूंजी नहीं है बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। गृहिणी का मोटर कार पूंजी की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थशास्त्र के अनुसार पूंजी वह साधन है जो आर्थिक लाभ दे अर्थात पूंजी निर्माण में सहयोग देता है। अगला क्वेश्चन, अगर साथियों मोटर कार भाड़ा के लिए रखा गया है तो वो पूंजी है अर्थशास्त्र के अनुसार, लेकिन यहाँ गृहिणी का मोटर कार है तो ये साथियों भाड़े के लिए नहीं रखा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी जो हैं आपको याद रखना है भाड़े के लिए या बिक्री के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है बताएं। कौन चल पूंजी है। तो चल पूंजी का उदाहरण है खाद, बीज। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूंजी 2 प्रकार के होते हैं आपको पता है, चल पूंजी और अचल पूंजी। निर्माण के कार्य भूमि, मशीन, भवन आदि सभी जो हैं अचल पूंजी हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का क्या अभिप्राय है। जनसंख्या विस्फोट इजी है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, याद रखना है। और भारत में जनसंख्या विस्फोट की अभी स्थिति है, याद रखना है। और सर्वप्रथम एक अर्थशास्त्री हैं माल्थस, उन्हीं के अनुसार जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी बिहार का लिंगा अनुपात कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 918। और सर्वाधिक जो है भारत के किस राज्य में लिंगानुपात है, तो याद रखना है केरल में लिंगानुपात है 1084। और सबसे कम याद रखना है हरियाणा में, हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 879 है। तो 3 बात आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 64.6 वर्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और विकसित जो देश होते हैं उसकी जो औसतन आयु है वो कितनी होती है, वो 75 वर्ष से अधिक होती है। और भारत में सबसे अधिक जो औसतन आयु है वो किस राज्य का है, वो केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। इजी क्वेश्चन है, आपको बताए थे पटना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कृषि श्रमिकों से हमारा अभिप्राय है। सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। कृषि में कार्यरत श्रमिक के अलावा कृषि संबंध अन्य धंधों में श्रमिक है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का ए और बी दोनों हो जाता। भारत में विश्व का सर्वाधिक श्रमिक जो है शक्ति उपलब्ध है। भारत के सबसे अधिक श्रम बल जो है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न माने जाते हैं। और भारत के अधिकांश तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की गुणवत्ता जो है वो विश्व स्तर के अनुरूप मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे श्रमिक जिनके पास जो है कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं।
उसे साथियों भूमिहीन श्रमिक कहेंगे। और भारत में भूमि के वितरण में आपको पता है असमानताएं हैं। भारत के एक बड़े समूह के पास अपनी भूमि या कृषि कार्य योग भूमि का अभाव माना जाता है। छोटे किसान को हम लोग सीमांत किसान के नाम से जानते हैं। भारत में जोत के बड़े भूखंड का भी अभाव पाया जाता है। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है बताएं। सही उत्तर हो जाएगा कृषि का बिछड़ापन के अलावा सहायक उद्योग धंधों का अभाव, यानी ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में आपको पता है लगभग जो है 79% रोजगार जो है कृषि से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। केन्स हैं, हेंसन हैं, एडम स्मिथ एंड रिकार्डो हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं एडम स्मिथ एंड रिकार्डो। एडम स्मिथ आपको पता है अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ को स्वतंत्र व्यापार नीति का प्रवर्तक भी माना जाता है। और डेविड रिकार्डो के बारे में पूछा जाता है। इनके द्वारा एक थ्योरी दिया गया जिसे हम लोग रेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो बाजार के नियम का जो प्रतिपादन है वो जे.बी. शे के द्वारा किया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता। जे.बी. शे के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। उत्पादन जो है आपको याद रखना है वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका था? किसने कहा था कि मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है? यह कथन याद रखेंगे पीगू का था। याद रखना है प्रोफेसर पीगू ने यह सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह बताया कि मौद्रिक मजदूरियों में लोचशीलता या परिवर्तनशीलता के द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्धारित होती है। प्रश्न अगला, किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक? बताएं। किन्स की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद रखना है सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रभावी मांग के बिंदु पर क्या होता है? अच्छा प्रश्न है और लेवल का क्वेश्चन है, बताएं। अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को कि प्रभावी मांग के बिंदु पर क्या होता है। प्रभावी मांग के बिंदु पर कुल पूर्ति फलन एवं कुल मांग फलन जो है वो बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है, जिनका भी बिल्कुल सही है। प्रभावी मांग की स्थिति में रोजगार सृजन में भी वृद्धि होती है और संतुलित मांग की दशा में मांग और आपूर्ति के बीच साम्य की स्थिति होती है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक एक संस्था होती है। कैसी संस्था होती है व्यावसायिक बैंक? व्यावसायिक बैंक जो है लाभ कमाने वाली संस्था होती है। व्यावसायिक बैंक में ग्राहकों के साथ जो है लेन देन द्वारा बैंक लाभ अर्जन करता है। व्यावसायिक बैंक सर्वप्रथम आपको पता है भारत में 1881 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न, उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। उदारीकरण में जो है किसका नियंत्रण कम किया जाता है? सरकारी नियंत्रण का, या गैर सरकारी नियंत्रण का, या सार्वजनिक नियंत्रण का, निजी क्षेत्र नियंत्रण का? बताएं। या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा उदारीकरण के द्वारा जो है सरकारी नियंत्रण को कम किया जाता है। उदारीकरण के द्वारा सरकारी कानून को सरल बनाया जाता है। भारत में 24 जुलाई 1991 में उदारीकरण की घोषणा की गई थी। भारत में उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। और उदारीकरण के बाद से ही भारत में आर्थिक विकास की गति में वृद्धि मानी जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र एक जो है विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह किसने कहा था?
तो यह कथन आपको याद रखना है साथियों, रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था। याद रखना है रॉबिन्स। ऑप्शन ए, रॉबिन्स की परिभाषा के 4 आधार हैं। एक है मानव की अपरिमित आवश्यकताएं, दूसरी है आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं है, आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित हैं और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता। प्रश्न अगला देखेंगे, किसी देश का केंद्रीय बैंक है मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था। याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक जो है वो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है और भारत में आपको पता है आरबीआई केंद्रीय बैंक है और जिसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास हैं। अमेरिका की जो फेडरल बैंक है वो भी केंद्रीय बैंक की श्रेणी में आती है। उदारीकरण का अर्थ है, बताएं क्या होता है अर्थ उदारीकरण का। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। उदारीकरण का अर्थ है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उदारीकरण का अर्थ है कि सरकारी कानून को सरल बनाना। उदारीकरण के द्वारा लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है अथवा सरल बनाया गया है। 24 जुलाई 1991 में आपको पता है भारत में उदारीकरण की घोषणा की गई थी और जनक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण को राव मनमोहन मॉडल के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि तभी वर्तमान में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न, निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की जो परिसंपत्तियां हैं उन्हें बेचा जाता है और निजी क्षेत्र के हाथ में इसे जो है सौंपा यानी हस्तांतरण किया जाता है। भारत में 1990 के दशक से निजी क्षेत्र का प्रभाव अधिक जो है तीव्र गति से बढ़ा है। क्वेश्चन अगला, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, बताएं। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? भूमंडलीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रभाव द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ समन्वय करना। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या होता है? अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। पुरानी सरकार नियमन एवं नियंत्रण के बदले आर्थिक विकास में बाजार तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धाओं पर आधारित विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सुधार का जो मूल्य उद्देश्य माना जाता है वो इस प्रकार का वातावरण बनाना है ताकि आर्थिक विकास की गति को अधिक बढ़ावा मिल सके। प्रश्न है अगला, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आर्थिक जो सुधार है उसके प्रमुख घटक आपको याद रखना है, ए और बी दोनों है। यानी स्थिरीकरण कार्यक्रम और उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन, ये सभी जो हैं आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक माने जाते हैं। आर्थिक सुधार में स्थायित्व के साथ मजबूती से विकास पर बल दिया जाता है। नियमों को सरल बनाकर निवेश को बढ़ावा दिया जाता है और भारत में उदारीकरण से आर्थिक सुधार का एक नया युग माना जाता है। आर्थिक सुधार के अभिन्न अंग है, बताएं कौन कौन से अभिन्न अंग हैं? तो इजी क्वेश्चन है, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। यानी एलपीजी शब्द जो हैं वो आपको याद रखना है, आर्थिक सुधारों के अभिन्न अंग हैं। एलपीजी शब्द आपको पता है 1990 के दशक से अधिक लोकप्रिय हुआ। एलपीजी आर्थिक क्रियाकलापों के महत्वपूर्ण अंग हैं। और उदारीकरण का अर्थ आपको पता है नियमों को सरल बनाना। भूमंडलीकरण का अर्थ पूछा जाए तो याद रखना है वस्तुओं और सेवाओं का अबाध आवागमन हो बिना किसी अवरोध के। निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, बताएं कौन नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक असमानताएं जो है नहीं है।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का जो है अंश वो क्या होता है, पहले घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे साथियों अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का जो अंश है वो बढ़ता जाता है और प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटता जाता है। आपके क्वेश्चन में तृतीयक क्षेत्र पूछा है तो बढ़ता जाता है, अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछता तो याद रखना है घटता जाता है। विकसित देशों में जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिकतम माना जाता है, अल्प विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिकतम होता है। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है, बताएं। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में न्यूनतम मृत्यु दर जो है वो सम्मिलित नहीं है, याद रखना है। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा 1990 ईस्वी से लगातार निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित जो नारा है वो है, बताएं कौन सा नारा है सबसे प्रचलित उपभोक्ता जागरण के लिए? सही उत्तर जो हो जाएगा उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। इनमें काफ़ी क्वेश्चन जो है लगभग 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित किया गया था और आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। और रोजगार आश्वासन योजना भी पूछा जाता है तो वो भी याद रखेंगे 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की गई थी और रोजगार आश्वासन योजना भी प्रारंभ किया गया था। और विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखना है 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन, कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है? ए, बी, सी या डी, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी अवमूल्यन जो है वो विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है। अवमूल्यन का अर्थ जानबूझकर किसी देश की मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में कम करना है। और अवमूल्यन से आपको पता है आयात को कमज़ोर किया जाता है। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन हुए हैं, याद रखना है 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और आपको याद रखना है 1991, यानी 3 बार जो है भारत में अवमूल्यन किए गए हैं। 1991 ईस्वी में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 जो कथन है वो सत्य है। मुद्रास्फीति के संबंध में कीमत दर में वृद्धि हो जाती है और लोगों की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रास्फीति का अर्थ आपको पता है, मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाता है वस्तुओं की तुलना में। मुद्रास्फीति को आरबीआई द्वारा शाख नियंत्रण के द्वारा जो है कम किया जा सकता है। विकासशील देशों में 5 से 7% जो है मुद्रास्फीति प्रेरणा का कार्य करती है। मुद्रास्फीति से महंगाई बढ़ती है। मंदी के दौरान क्रय शक्ति का अभाव होता है। मंदी तोड़ने का जो मुख्य उपाय प्रभावी क्रय शक्ति उत्पन्न करना है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को मापन की जाती है और मूल्य सूचकांक का 2 मापक है, आपको पता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। और थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव
मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? बताएं। 3-4 प्रश्न आपको मानव विकास सूचकांक से देखने को मिल गए इस आपको सीरीज में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? भारत में शिक्षित बेरोजगारी का जो प्रधान कारण माना जाता है वो माना जाता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर है कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना जो है भूमि वो बाढ़ उन्मुख है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 70% जो भूमि है वो बाढ़ उन्मुख है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित माना जाता है और बिहार के शोक के नाम से प्रसिद्ध हम लोग कोसी नदी को जानते हैं। 18 अगस्त 2008 को आपको पता होना चाहिए कि कुशहा बांध के टूटने से बिहार में अत्यधिक क्षति भी हुई थी। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? आपको क्या बताएं? उत्तरी भाग में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की जो है निर्भरता वो सर्वाधिक है? सही उत्तर हो जाएगा कुएं एवं नलकूपों पर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी आबादी गांवों में रहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 88.70 आबादी जो है वो गाँव में रहती है। बिहार का शहरीकरण बहुत कम है और 32% आबादी जो है वो शहर में निवास करती है। और भारत का सबसे कम शहरीकरण जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? वो बिहार ना होकर हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है। इजी क्वेश्चन है। उत्पादन का अर्थ क्या है? बताएं, उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन का अर्थ है साथियों उपयोगिता का सृजन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परिवार नियोजन में जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर हो सकता है? ए, बी, सी या डी? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो परिवार नियोजन में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता। क्वेश्चन अगला देखेंगे, वैश्वीकरण के कितने वाहक हैं? वैश्वीकरण के आपको पता होना चाहिए 3 वाहक हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निजीकरण में किसे महत्व दिया जाता है? बताएं। निजीकरण में निजी क्षेत्र को महत्व दिया जाता है। व्यापक अर्थव्यवस्था का संबंध होता है। बताएं किससे होता है व्यापक अर्थव्यवस्था का संबंध? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़े या संपूर्ण से। बड़े या संपूर्ण क्षेत्र से आपको याद रखना है व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्शल ने प्रस्तुत की थी, क्या प्रस्तुत की थी मार्शल ने? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों। मार्शल ने व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या के साथ साथ फर्म के संतुलन की व्याख्या भी प्रस्तुत की थी। किन्स ने व्याख्या की थी? बताएं किन्स ने क्या व्याख्या की थी? किन्स के द्वारा आपको याद रखना है आय तथा रोजगार की व्याख्या की गई थी। किन्स का जो संबंध है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति विश्व आर्थिक मंदी से हुई है, ये भी बात आप याद रखेंगे। भारत में आय तथा धन का वितरण है। सही उत्तर हो जाएगा असमान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है? सही उत्तर 48% हिस्सा लगा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति क्या होता है?
सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। कृषि श्रमिक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी जो है आपको पता है कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। भारत में कृषि पर आधारित उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक जो हैं वो सूती वस्त्र उद्योग में कार्यशील हैं। ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? भूमिहीन कहेंगे। सही उत्तर ऑप्शन डी। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। कौन लाभान्वित होते हैं बताएं? सही उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण से उत्पादक और निर्यातक दोनों लाभान्वित होते हैं, यानी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी संस्था जो है वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी संस्थाएं जो है वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? सही उत्तर हो जाएगा आयात कर और निर्यात कर। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक राल्फ नादर माने जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका जो प्रारंभ है आपको याद रखना है इंग्लैंड से हुआ था। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी कारण, यानी सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये सभी उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो इस वीडियो में साथियों हम लोगों ने 50 शानदार क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देखे। अब वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।